हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में समास। ये जो समास है फ्रेंड्स, इनको इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं और ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ पे आप चाहे स्टेट के एग्ज़ाम देते हैं या आप सेंट्रल की एग्ज़ाम देते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इवन आप यहाँ पे जो है क्लासेस का एग्ज़ाम भी देते हैं, जैसे 6 to 12 का एग्ज़ाम आपके हैं और वहाँ पे भी जहाँ पे जिस क्लास में कंपाउंड जो है यहाँ पे समास पूछे जाते हैं, वहाँ पे इनका अध्ययन आप कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखेंगे जो समास होते हैं, तो समास का जो अर्थ है वो क्या है। समास का अर्थ है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करने की प्रक्रिया या छोटे करने का ढंग को क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। समास किसे कहते हैं? समास शब्द का अर्थ है संक्षिप्त करना है या समास कर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया। संक्षिप्त का मतलब क्या होता है? छोटा। संक्षिप्त का मतलब क्या होता है? छोटा। और प्रक्रिया या छोटा करने का ढंग क्या कहलाता है? समास कहलाता है। भाषा के एक से अधिक शब्दों को मिलाकर जो अर्थ प्रकट किया जाता है, भाषा के जो है एक से अधिक अर्थों को या शब्दों को जो मिलाकर अर्थ प्रकट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास में जो है प्रयुक्त शब्द, समास में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? आपका पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। अब सबसे पहले हम समास की परिभाषा देख लेते हैं। पहले हमने क्या देखा? अर्थ देखा कि समास क्या होता है। समास शब्द अर्थ होता है जो संक्षिप्त करने की प्रक्रिया यानी छोटे करने का जो ढंग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और उसमें जो है एक से अधिक शब्दों को मिलाकर जो अर्थ प्रकट किया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे समास की परिभाषा। तो समास की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। यहाँ पे शब्द पूछा जा रहा है, अक्षर नहीं। अक्षरों से क्या बनता है? अक्षरों से हमारे शब्द बनते हैं और शब्दों से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। तो शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और इस विधि से बने शब्दों को हम समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं? इस विधि से बने शब्दों को हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। और एवं परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? परस्पर संबंध रखने वाले दो से अधिक शब्द जब बन जाते हैं, तब उन्हीं को हम क्या कहलाते हैं? समास कहते हैं। समास में प्रायः दो पद होते हैं। क्या होते हैं? दो पद होते हैं। प्रथम पद पूर्व पद या दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जो प्रथम पद होता है उसको पूर्व पद कहते हैं और जो यहाँ पे दूसरा पद होता है उसको क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों से बना नया शब्द क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। इन दोनों से नया पद क्या कहलाता है? समस्त पद। किससे? पूर्व पद और उत्तर पद से। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं समास विग्रह। समास विग्रह, तो सबसे पहले जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं, उस प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। समास होने पर दोनों पद या अन्य मिलकर एक संक्षिप्त रूप धारण करते हैं। समास की प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? जो बीच की विभक्तियां होते हैं उनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। जब समस्त पद के सभी जो पद हैं उनको अलग अलग किया जाता है, जो भी पद हैं उसमें दिए जाते हैं, उनको अगर हमने अलग कर दिया तो वो हमारा क्या कहलाता है? समास विग्रह। अब यहाँ पे देखेंगे समास प्रक्रिया से शब्द निर्माण। सबसे पहले हिंदी में समास प्रक्रिया के अंतर्गत 3 प्रकार के शब्दों की रचना हो सकती है। कैसे? तत्सम प्लस तत्सम शब्दों से, विदेशी प्लस विदेशी शब्दों के समास से और तत्सम और तद्भव शब्दों से। आप जानते हैं कि तत्सम शब्द हमारे क्या होते हैं? तत्सम शब्द हमारे संस्कृत के शुद्ध रूपांतरण शब्द होते हैं। और जब हमारे शब्द हिंदी में यानी जब शुद्ध शब्दों का जो बिगड़ा हुआ रूप होता है वो हमारा क्या हो जाता है? तद्भव शब्द कहलाते हैं। समास और संधि में अंतर। समास और संधि में अंतर देख लेते हैं। तो सबसे पहले समास और संधि में अंतर। समास और संधि में अंतर क्या होता है? समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल, परंतु संधि में केवल दो वर्णों का मेल होता है। यानी समास में क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों का, परंतु जो संधि होती है, संधि में क्या होता है? वर्णों का मेल होता है। जैसे हमने यहाँ पे कोई भी यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं? दो शब्द हमारे हैं यहाँ पे, जैसे विद्या प्लस आले, यह हमारा क्या हो गया? समास हो गया। यह हमारा क्या हो गया? समास हो गया। अब इनको भी हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। जैसे विद्या है, तो विद्या में अगर हम देखेंगे तो विद्या हो गया,
अब इसको भी हम अलग अलग करेंगे। तो वह में पहले सबसे पहले क्या आएगा हमारा, सबसे पहले आएगा हमारा छोटी की मात्रा, क्योंकि इधर से छोटी की मात्रा है, फिर प्लस, फिर वह, फिर क्या आ जाएगा प्लस, फिर क्या आ जाएगा ध्य आएगा, और इसमें हलंत रहेगा, क्यों, इसमें आ है, और प्लस क्या आएगा, आ आएगा, क्या आएगा, आ आएगा। तो इस तरह से हमारा क्या बनेगा, ये वर्णों का मेल बनेगा। और समास में हमारे क्या होते हैं, समास हमारे क्या होता है, शब्दों का मेल होता है। समास हमारा क्या होता है, शब्दों का मेल होता है। और संधि हमारा क्या होता है, वर्णों का मेल होता है। संधि हमारी क्या होती है, वर्णों का मेल होता है। समास में सार्थक शब्दों का समास में सार्थक शब्दों का मेल होता है, किंतु संधि में निरर्थक वर्णों का मेल होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समास में जो है, समास में आप क्या कर सकते हैं, अगर शब्द का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो आप उसको समास नहीं बना सकते हैं। लेकिन कि जो संधि है, संधि में आप जो है निरर्थक वर्ण का भी आप क्या कर देते हैं, मेल कर देते हैं। समस्त पद को अलग करने की रीति विग्रह और संधि को अलग करने की रीति को विच्छेद कहते हैं। क्या, समस्त पद को, जो पूरा समस्त पद है उसको अगर हम अलग अलग कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, रीति विग्रह कहेंगे, किसमें, समास में। लेकिन संधि को अलग करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, रीति विच्छेद कहेंगे। समास में संधि हो सकती है, समास में संधि हो सकती है, किंतु संधि में समास नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समास में क्या होगा, समास में आपकी संधि होगी, लेकिन संधि में आपका कभी भी समास नहीं होगा। समास में विभक्ति या योजक शब्द, समास में विभक्ति या योजक शब्द अथवा संबंधी शब्दों का लोप होता है, किंतु संधि में वर्णों का रूप परिवर्तित हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप जो है यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। अब देखेंगे पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण कैसे किया गया है। सबसे पहले समास दिया गया और प्रधान पद दिए गए हैं। नंबर 1 पे है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास आपका क्या है, पूर्व पद जो है इसमें प्रधान होगा। अव्ययी भाव समास आपका कैसा होगा, इसमें आपका जो पूर्व पद होगा वो आपका क्या होगा, प्रधान होगा। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास और तत्पुरुष समास, यहाँ पे आपका क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। क्या होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। द्वंद्व समास में अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे, यानी पहला वाक्य भी और दूसरा वाक्य भी आपका क्या होगा, यहाँ पे प्रधान होंगे दोनों। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में क्या होंगे, दोनों पद आपके अप्रधान होंगे, दोनों पद क्या होंगे, अप्रधान होंगे। आगे इसमें देख लेते हैं, समास में जब हम समास करेंगे तब यहाँ पे देखेंगे पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। समास के यहाँ पे 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, समास के यहाँ पे 6 भेद दिए गए हैं। सबसे पहले हमारे पास है अव्ययी भाव समास। कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। और कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला दिया गया है, जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस प्रक्रिया से बना शब्द पद भी अव्यय की तरह भांति होता है। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अव्यय होता है और उत्तर पद में मिल जाने के बाद समस्त पद क्या होता है, अव्यय ही रहता है। एवं उस अव्यय पद का जो है प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं, वह सदैव एक सा रहता है। जैसे यथा, प्रति, आ और वी, इस तरह से जो हमारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे देखेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण आदि अविकारी जिनका स्वरूप किसी भी लिंग वचन या काल में प्रयोग करने पर बदलता नहीं है। पहचान आ, अनु, प्रति, भर, यथा, यावत, ये हमारे क्या कहलाते हैं, अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। अब कुछ यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं, यानी क्रिया हो गया, क्रिया विशेषण के आधार पे हो गया, अविकारी शब्द हो गया, जिनका स्वरूप बदलता नहीं है, वो आपके क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके अव्ययी भाव समास। जो हमारे अविकारी शब्द होते हैं, अविकारी शब्द कौन से होते हैं हमारे, विकारी शब्द होते हैं हमारे संज्ञा, सर्वनाम और हमारे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। और अविकारी हमारे क्या हो जाते हैं, हमारे हो जाते हैं संबंध बोधक चिन्ह होते हैं, जहाँ पे हमारे संबंध बोधक लगाते हैं। और उसके बाद हमारे उसको हम संयोजक चिन्ह हमारे जहाँ पे लगते हैं, और विराम चिन्ह, ये सभी हमारे क्या हो जाते हैं, अविकारी शब्द में आते हैं। आगे करेंगे हम अव्ययी भाव समास के उदाहरण करेंगे। सबसे पहले दिया गया यथाशक्ति। यथाशक्ति का समास अगर हम विग्रह करते हैं तो शक्ति के अनुसार। प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, आजीवन, जीवन भर तक,
रातों रात, रात ही रात में, हर घड़ी, घड़ी घड़ी, प्रत्येक, प्रति एक यानी हर एक, पराजय यानी दूसरे की जीत, अनुचर, अनुचर में हो जाए पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला, यथामति, यथामति होता है मति के अनुसार काम करने वाला, निसंदेह यानी संदेह रहित, जहाँ पे कोई भी संदेह नहीं रहता है, भरपेट यानी पेट भर के, निडर, डर से रहित, बेकाम, बिना काम का, यथासंभव जैसा संभव हो, हाथों हाथ यानी हाथ ही हाथ में, प्रतिकूल यानी इच्छा के विरुद्ध, अनुरूप यानी रूप के योग्य, और उपकूल होता है कूल के निकट। आगे आ जाते हैं हम तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास अगर हम देखेंगे, तत्पुरुष समास कारक से जुड़ा समास है। उसमें कर्म कारक से अधिकरण कारक तक के विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान और पहला पद उसका विशेषण होने के नाते गौण होता है। तत्पुरुष समास में किसी कारक की विभक्ति रहती है, परंतु समस्त पद में उसका लोप हो जाता है। यहाँ पे कर्म तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, इसमें कर्म कारक की विभक्ति का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। अब इसमें हम देखेंगे समस्त पद और इसके विग्रह पद देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे समस्त पद दिया गया है जनप्रिय। समस्त पद क्या है, पूरा पद, समस्त का मतलब हो गया पूरा पद, और जब इसको विग्रह किया तो क्या हो गया, जन को प्रिय। यश प्राप्त, यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त। गिराहगत, गिराहगत हो गया घर को आया हुआ। स्वर्गीय, स्वर्ग को आया। मरणासन, मरण को आसन। आतिथ्य पर्पण, अतिथि को अर्पण। सर्वप्रिय, सबको प्रिय। ग्रामगत, ग्रामगत होता है ग्राम को बनाया हुआ। उसके बाद है रथ चालक, रथ को चलाने वाला। चिड़ीमार, चिड़ीमार होता है चिड़ियों को मारने वाला। और जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। परलोक गमन, परलोक का गमन। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। ये हमारे क्या हो गए, समस्त पद और तत्पुरुष समास के उदाहरण हो गए। अब इसके बाद देखेंगे करण तत्पुरुष यानी तृतीया तत्पुरुष से द्वारा, जहाँ पहले पद में करण कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। सबसे पहले दिया गया है भयाकुल, तो भय से आकुल। मन गढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ। भूखमरा, भूख से मरा। आँखों देखी, आँखों से देखी। गुणयुक्त, गुण से युक्त। स्वर रचित, स्वर रचित होता है स्व द्वारा रचित यानी खुद के द्वारा रचा हुआ। मंदांध यानी मंद से अंधा, मद से अंधा। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। अकाल पीड़ित यानी अकाल से पीड़ित। तुलसीकृत यानी तुलसी द्वारा कृत। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। पद दलित यानी पद से दलित। सुर रचित, सुर द्वारा रचित। रेखांकित, रेखा से अंकित। मन चाहा, मन से चाहा। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। और वाग्दत्ता, वाग्दत्ता यानी वाणी द्वारा दत्त। तो ये हमारे क्या थे, समस्त पद हैं, और ये इनके क्या हैं, विग्रह हैं। ये हमारे क्या हैं, समस्त पद हैं, और इधर हमारे क्या दिए गए हैं, विग्रह दिए गए हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम संप्रदान तत्पुरुष चतुर्थी तत्पुरुष, जहाँ पूर्व पद में संप्रदान की विभक्ति होती है। संप्रदान की क्या होती है, विभक्ति होती है। अब देखेंगे समस्त पद और समास विग्रह। परीक्षा केंद्र यानी परीक्षा के लिए केंद्र। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। चिकित्सालय, चिकित्सा के लिए आलय। पुण्यदान, पुण्य के लिए दान। युद्धाभ्यास, युद्ध के लिए अभ्यास। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। स्नान घर, स्नान के लिए घर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। गौशाला, गो के लिए शाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। क्रीड़ागन, क्रीड़ा के लिए आंगन यानी खेल का आंगन। और माल गोदाम यानी माल के लिए गोदाम। ये हमारे क्या हो गए, समस्त पद यानी संप्रदान तत्पुरुष चतुर्थी तत्पुरुष, जहाँ पे क्या होता है, पूर्व पद में संप्रदान की क्या होती है, विभक्ति का लोप यहाँ पे हो जाता है।
अपादान देखेंगे, अपादान क्या होता है, अलग होने का, यानी जहाँ से क्या होती है, कोई वस्तु आपसे अलग हो रही हो। तो जहाँ समस्त पद के पहले खंड से अपादान कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। यानी जो जैसे यहाँ पे आवरणहीन यानी आवरण से हीन, ऋण मुक्त ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण से क्या हो जाना, मुक्त हो जाना। जातिच्युत यानी जाति से अलग, गुणहीन गुण से हीन, जलहीन जल से हीन, पाप मुक्त पाप से मुक्त, पथ भ्रष्ट पथ से भ्रष्ट, देश निकाला देश से निकाला, धनहीन धन ही से हीन, पदच्युत यानी पद से च्युत यानी पद से अलग हो जाना। अब इसमें हम अपादान को कैसे समझ सकते हैं, जैसे यानी हमने क्या किया, पेड़ से पत्ता तोड़ा, तो जो पेड़ से पत्ता था वो क्या हो गया, अलग हो गया, यानी जो यहाँ क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, उसको कहते हैं हम अपादान। कारक में आता है, कारक आपने पढ़े होंगे, तो कारक में भी होता है, यानी जब क्या हो जाती है, कोई चीज़ अलग हो जाती है किसी से, तो वहाँ पे हमारा अपादान कारक होता है। तो यहीं पे हमारा क्या होता है, समास में भी इनका प्रयोग किया जाता है। संबंध तत्पुरुष देखेंगे का के की, तो समस्त जो हमारे संबंध तत्पुरुष हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, का के की, इसमें संबंध कारक की क्या होगी, विभक्ति का यहाँ पे क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। यहाँ पे का के की आपका लुप्त हो जाएगा। जैसे गृह स्वामी, तो क्या हो जाएगा, गृह का स्वामी, क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब आपने समास विग्रह किया, समस्त पद क्या था, गृह स्वामी, और यहाँ पे क्या हो गया, गृह का स्वामी। राजसभा राजा की सभा, दिनचर्या दिन की चर्या, अमृत धारा अमृत की धारा, क्षमादान क्षमा का दान, विद्यारंभ विद्या का आरंभ, मृत्युदंड मृत्यु का दंड, कनघट कनक घट, कनक घट होता है कनक का घट, कनक का घट, जलापूर्ति यानी जल की पूर्ति, विद्यादान विद्या का दान, लोकहित लोक का हित, पूंजीपति पूंजी का पति, भाग्य विधाता भाग्य का विधाता, राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, पराधीन पर के अधीन, देश रक्षा देश की रक्षा, राजकुमार राजा का कुमार, शिवालय शिव का आलय, विद्यासार विद्यासागर विद्या का सागर, राजज्ञा राजज्ञा होता है राजा की आज्ञा, देश रक्षा देश की रक्षा, चंद्रोदय चंद्र का उदय, दया सागर दया का सागर, प्रजापति प्रजा का पति, लोकसभा लोक की सभा, सीमा रेखा सीमा की रेखा। तो ये हमारे क्या थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे थे, इनको आप जो है यहाँ पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे, आगे रहेगा हमारा, ये था हमारा संबंध तत्पुरुष हो गया। अब आ जाएंगे हम अधिकरण कारक में, यानी जहाँ पे मैं पर, जहाँ समस्त पद के पहले खंड के अधिकरण कारक की विभक्ति मैं पर का यहाँ पे लोप हो जाता है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, कौन होगा पुरुषों में उत्तम, भगवान विष्णु। भावगमन या श्री राम ले सकते हैं हम, तो भाव में मगन शरणागत, शरण में आगत, किसके शरण में, पेट दर्द पेट में दर्द, हवाई यात्रा हवा में यात्रा, पराश्रित दूसरे पर आश्रित, सर्वोपरि सर्व में ऊपर, सर्वश्रेष्ठ सर्व में श्रेष्ठ, सब में श्रेष्ठ जो होगा, कौन होगा सब में श्रेष्ठ, जलमगन जल में मगन, अस्थासीन अस्थासीन यानी रथ पर आसीन, सॉरी रथासीन है, ये क्या है, रथासीन है, रथासीन रथासीन का मतलब होता है जो क्या है, रथ पर आसीन हो, कौन होता है रथ पे आसीन, रथासीन यानी रथ पे आसन होने वाला। लोकप्रिय लोक में प्रिय, आनंद मगन आनंद मगन होता है आनंद में मगन, गृह प्रवेश गृह में प्रवेश, कला श्रेष्ठ कला में श्रेष्ठ होना, धर्मवीर धर्म में क्या हो, जो वीर हो, आप बीती आप पर बीती, शोक मगन यानी आप पर बीती नहीं, जो आप बीती बीती बोलते हैं, जो कोई चीज़ का घटित होना और उसको हम जो समझते हैं वो क्या हो गया, आप बीती हो गया। शोक गमन शोक मगन होता है शोक में मगन, कर्मास्था कर्म में आस्था। अब आ जाते हैं हम कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, जिस समास के समस्त होने वाले पद समानाधिकरण हो, अर्थात विशेष्य या विशेषण भाव को प्राप्त हो, कर्ता कारक के हो और लिंग वचन के समान हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास के चार भेद हैं, कौन से, विशेषण पूर्व पद, विशेषणों भय पद, विशेष्य पूर्व पद और विशेष्यो भय पद। क्या है कर्मधारय समास में, जिस समास के समस्त होने वाले पद समानाधिकरण हो, अर्थात विशेष्य या विशेषण भाव को प्राप्त हो, कर्ता कारक के हो और लिंग वचन के समान हो, वहाँ क्या होगा आपका कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय यानी जहाँ पे कुछ कर्म किया जा रहा है, जैसे विशेषण पूर्व पद,
विशेषणों भय पद और विशेष्य पूर्व पद और विशेष्यो भय पद। अब यहाँ पे देखेंगे, या कर्मधारय समास वहाँ होता है जहाँ पूर्व पद विशेषण, जहाँ पूर्व पद क्या हो, विशेषण हो, उत्तर पद विशेष्य होता है, पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान संबंध भी हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कर्मधारय समास, जहाँ पे आपका पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेष्य और पूर्व पद क्या होता है आपका, उत्तर पद में उपमेय या उपमान संबंधी यहाँ पे होते हैं। पहचान कैसे होगी, विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में जो के समान आदि आते हैं। अभी हम यहाँ पे देखेंगे, पदों की प्रधानता के आधार पर कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे महायुद्ध, महान है जो योद्धा युद्ध, महादेव महान है जो देव, महापुरुष महान है जो पुरुष, अधमरा आधा है मरा, मृग नयन मृग के समान है नयन जिसके, किसके, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, नीला है जो कंठ, कपोत ग्रीवा कपोत के समान है जो ग्रीवा, कुसुम कोमल कुसुम के समान है कोमल, गगन नागन गगन के रूपी आंगन। जैसे यहाँ पे महारानी महती रानी, महाशय महान है जो आशय, नवयुवक काली मिर्च काली है जो मिर्च। इस तरह से यहाँ पे हम शब्दों को ले सकते हैं। इनको आप यहाँ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी प्रधान अध्यापक प्रधान है जो या अध्यापक, नीलाकाश नीला है जो आकाश, महर्षि महान है जो ऋषि, श्वेत पत्र श्वेत है जो पत्र। इस तरह से यहाँ पे हम इनको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे दिया गया क्रोधाग्नि क्रोध रूपी अग्नि, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे। आगे देखेंगे हम द्विगु समास। द्विगु समास में देखेंगे तो द्विगु समास में क्या होता है, जहां समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक, समस्त पद का द्विगु समास में क्या होता है, जहां समस्त पद का पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक अथवा परिणामवाचक विशेषण होता है, परिणामवाचक विशेषण होता है, वहाँ द्विगु समास होता है। पदों की प्रधानता के आधार पर द्विगु समास में दूसरा जो है उत्तर पद प्रधान होता है। कैसे, यहाँ पे देखेंगे, नवरत्न। अब नव यानी नौ, रत्न जिनको हम क्या कर सकते हैं, और परिमाण क्या होते हैं, परिणाम होते हैं जिनका कुछ परिणाम निकले, यानी जिनको हम माप तोल के कर सकें। और संख्यावाचक यानी जिनमें कोई संख्या हो। जैसे नवरत्न नवरत्नों का समूह, नवरात्र नवरात्रियों का समूह, शताब्दी शब्दों का समूह, शताब्दों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समाहार, चौराहा 4 राहों का समूह, चौगुनी यानी 4 गुनी, पंचनंद यानी 5 नदियों का समूह, सप्त सिंधु 7 सिंधुओं का समूह, त्रिकोण 3 कोणों का समाहार, सप्ताह 7 दिनों का समूह, पंचमंडी 5 मंडियों का समूह। तो ये हमारे सभी क्या है, हमारे जैसे यहाँ पे त्रिवेणी दिया गया है, 3 वेणियों का समूह, 3 वेणियों का, और पंचामृत यानी 5 अमृतों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समूह। तो यहाँ पे जहाँ पे भी आपको इस तरह के क्वेश्चन जहाँ पे संख्या हो और आपका परिणामवाचक परिणाम आपको दिया गया हो, वहाँ पे आपका जो शब्द बनेगा वो बनेगा आपका द्वंद्व समास। आगे आ जाते हैं हम बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि समास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रेंड्स हम हर चीज़ को इसलिए डिफाइंड, हर चीज़ को यहाँ पे बारीकी से नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सभी चीज़ों को समझाया गया है। बाकी अन्य एक्सप्लेन यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर एक्सप्लेन और बारीकी से करता हूँ तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे बहुव्रीहि समास, तो जहाँ पे समस्त पद में आए हुए दोनों पद गौण होते हैं और दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में संकेत करते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर बहुव्रीहि समास में जो दोनों पद होते हैं वो क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। देख लेते हैं बहुव्रीहि समास में क्या है। सबसे पहले चक्रधर, तो चक्रधर यानी चक्रधर कौन, चक्रधर धारण करने वाला कौन धारण करता है, चक्रधर, वो करते हैं विष्णु। अष्टभुजा 8 भुजाएं हैं जिसकी, किसकी हैं 8 भुजाएं, चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं जिसकी। दीर्घ बाहो लंबी भुजाओं वाला। निशाचर निशा में विचरण करने वाला कौन, कौन करेगा निशाचर। पीताम्बर पीतहंबर जिसका, कौन होगा पीताम्बर, किसके पीले वस्त्र होते हैं। महावीर महान है जो वीर, कौन, कौन है महावीर, हनुमान। अल्प बुद्धि यानी जिसकी क्या हो, अल्प बुद्धि हो, कम बुद्धि हो। बीणा पाणी होता है, वीणा है जिसके हाथ में, किसके हाथ में होती है वीणा। मोदक प्रिय, मोदक है प्रिय जिसको, किसको रहते हैं मोदक प्रिय, किसको होते हैं, गणेश जी को। वीणा किसके हाथ में होती है, सरस्वती जी के। एक दंत, एक है दंत जिसका, किसका होता है एक दंत,
घनश्याम घन के समान है जो, कौन है? लंबोदर लंबा है उदर जिसका, किसका है? लंबा उदर। गजानन गज के समान है आनंद जिसका, कौन है? दशानन 10 है आनंद जिसके। कुसुमाद युद्ध कुसुम है आयुध जिसका। त्रिलोचन 3 है आलोचन जिसके। दिगंबर दिशा है अंबर जिसकी। ये आप यहाँ पे इनको मेन जो पॉइंट है इनको आप लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। जलज जल में उत्पन्न, क्या होता है जल में उत्पन्न? जलज। जल में कौन होता है? कमल। विश्वामित्र विश्व का मित्र, कौन होगा विश्व का मित्र? कौन था विश्वामित्र? किसका नाम था विश्वामित्र? त्रिनेत्र 3 नेत्रों वाला है जो, कौन है? तीन त्रिनेत्र। पंचानन 5 मुखों वाला है जो, कौन है? पंचानन 5 मुखों वाला। चौलड़ी 4 है लड़ियां जिसमें के माला, माला होती है ना माला में। इसी तरह से यहाँ पे जो है मुरलीधर हो गया, इनको आप मेन पॉइंट को आप ले सकते हैं। वज्रादु नीलांबर हो गया, चतुरानन हो गया, चंद्रभाल हो गया, खगेश हो गया, कपीस हो गया, उसके बाद जलद हो गया, तो ये आप ले सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं हम द्वंद्व समास में। तो द्वंद्व समास में हमारा क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। समस्त पद का विग्रह करने पर पदों के बीच में और तथा एवं आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें दोनों पदों को मिलाते समय मध्य स्थित योजक लुप्त हो जाता है। जैसे माता और पिता का समस्त पद माता पिता। पदों की प्रधानता के आधार पर द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तो जहाँ पे इस तरह के शब्द, जिन भी शब्दों के बीच आना जाना, खाना पीना, इस तरह के जो शब्द होते हैं द्वंद्व समास, जिनके बीच में आपको क्या दिया जाएगा? इस चिन्ह रहेगा, डैश रहता है, वो हमारे क्या हो जाते हैं? द्वंद्व समास होते हैं। अब आगे देख लेते हैं। देश विदेश, देश और विदेश। भाई बहन, भाई बहन। अपना पराया, अपना और पराया। उल्टा सीधा, उल्टा और सीधा। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। आगे पीछे, आगे और पीछे। आचार विचार, आचार और विचार। नाक कान, नाक और कान। ऊंच नीच, ऊंच नीच। गुण दोष, गुण और दोष। तन मन धन, तन मन और धन। तन और मन और धन। गो मोल तोल, मोल और तोल। राजा प्रजा, राजा और प्रजा। ठंडा गरम, ठंडा या गरम। तो इस तरह से कृष्ण राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। सुख दुख, सुख और दुख। ये शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम, अब देखेंगे हम अंतर। अंतर देखेंगे बहुव्रीहि एवं कर्मधारय समास में अंतर। बहुव्रीहि एवं कर्मधारय समास में अंतर समझने के लिए हमें इनके समास विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। क्या देना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। किस पे? समास विग्रह पे। बहुव्रीहि समास में समस्त पद की ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करता है। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, जो अर्थात कौन करता है? श्री कृष्ण। यहाँ पर चक्रधर कृष्ण संज्ञा का विशेषण है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है, जबकि दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य या उपमेय होता है। जैसे नील गगन, नील क्या है? यहाँ पे विशेषण है, और गगन क्या है? विशेष्य है। किसके? अब देखो यहाँ पे एक बार इसको समझ लेना, विशेषण और विशेष्य। नील गगन, अब नील क्या है? विशेषण, यानी गगन कैसा है? नीला है। तो यहाँ पे जो नीला है वो क्या है? गगन है। नीला क्या है? गगन है, गगन। अब यहाँ पे गगन के बारे में बात की जा रही, तो जो गगन है आपका, ये क्या है? विशेष्य। क्योंकि बात किसके बारे में की जा रही है? जिसके बारे में बात की जाती है वो आपका विशेष्य होता है। जिसके बारे में बात की जाती है वो आपका विशेष्य होता है। और जो बात की जा रही है, जिसके बारे में जो बात की जा रही है, जैसे यहाँ पे गगन के बारे में बात की जा रही है कि जो गगन है वो कैसा है? नीला है। तो नीला आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। विशेषण आप जानते हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? विशेषण। तो यहाँ पे क्या है? जो गगन है वो गगन कैसा है? नीला है। तो यहाँ पे नीला क्या है? विशेषण शब्द है। और गगन क्या है? यहाँ पे विशेष है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है। यहाँ पे आगे देखेंगे, उसी प्रकार चरण कमल में चरण उपमेय है, और कमल क्या है? उपमान है। अर्थात ये दोनों कर्मधारय समास के हैं। बहुव्रीहि व कर्मधारय समास का समान विग्रह हम किस प्रकार समझ सकते हैं देखेंगे। सबसे पहले नीलकंठ, सबसे पहले नीलकंठ समास विग्रह करेंगे। नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन? शिव। तो इसमें कौन होगा? बहुव्रीहि समास। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, कौन होगा? गणेश, यानी बहुव्रीहि समास होगा। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, किसका? कर्मधारय। लंबोदर मोटे पेट वाला, कर्मधारय समास। आगे
तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे यहाँ पे हमारे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उन सभी का हमने यहाँ पे अध्ययन किया। और बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। यहाँ पे मैंने जो समास है, समास में यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को लिया। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी आपका यहाँ पे परीक्षाओं में पूछे गए शब्द। दूसरा यहाँ पे आपको यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी रहेगा। तो ये मैं अलग पार्ट में लेके आऊँगा। वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।